नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में कीटों का नियंत्रण है जरूरी। रजनीगंधा फूल की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। धान खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन धान की फसल को नुकसान पहुंचाने में कीटों की भूमिका अधिक है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल ही बर्बाद हो सकती है। ज्यादातर किसान धान की फसल में लगने वाले कीट के बारे में नहीं जानते, जिससे रोकथाम के जरूरी उपाय भी नहीं कर पाते। तो आप किस तरह से करें कीटों का समन्वित नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ बृज किशोर प्रजापति से। तो आज जो है हम धान की फसल में मुख्य रूप से लगने वाले कीट और बीमारियां जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो धान की फसल में मुख्य रूप से जो लगने वाला प्रथम कीट है जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसानों को प्रभावित करते हैं उत्पादन में, वह है तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर भी बोला जाता है। तो यह कीट की हमें सर्वप्रथम पहचान होनी चाहिए कि यह कैसा दिखता है। किसान भाइयों, उसी के आधार पर जो है आप जो कीटनाशक है उनका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें जो मादा प्रौढ़ कीट होता है वह हल्के पीले रंग का होता है और जो है इसके पंख पर जो होता है बोल सकते हैं काले रंग के दाग होते हैं। तो यह इसकी पहचान होती है। यह कीट जो होता है धान की फसल की जो पत्तियां होती हैं उस पर अंडे जो होते हैं वह गुच्छे में देता है। तो इससे जो लार्वा निकलते हैं, यह लार्वा जो होते हैं जो कल्ले होते हैं, जिसको कंसे हमारे क्षेत्र में किसानों के द्वारा बोले जाते हैं धान की फसल में, जिसको टीलर्स भी बोला जाता है। यह टीलर्स के जो होते हैं कोमल ऊतक जो होते हैं वह तने में जाकर तने के जो कोमल ऊतक होते हैं उनको यह खुरच खुरच खाते रहते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कल्लों की संख्या घट जाती है, सूख जाते हैं, डेड हार्ड बनता है जिसको बोला जाता है। और यह जो आसानी से खींचने पे निकल जाता है। अगर यह जनन अवस्था में होता है, मान लीजिए अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में अगर लग रहा है और दाने भरने की अवस्था में है और यह लार्वा जो होता है तने में जो होते हैं उसकी ऊतक को अगर खुरच कर खाता है तो पूरा का पूरा जो मुख्य तना होता है वह सूख जाता है और यह खींचने पे आसानी से बाहर निकल जाता है। यह इसकी पहचान है। अब जो है हम इसकी कीट का प्रबंधन और नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, जब भी आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जो होता है उसमें नीम की खली जो होती है आप 150 किलो या 1.5 कुंटल जो होता है आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव करें। इसके अलावा जो खेत के मेड़ होते हैं उसको निश्चित रूप से उस पर जो खरपतवार होते हैं आप उसको साफ सफाई करें, उसको काट पीट के हटा दें। ट्राइकोग्रामा उसका जो है 1 लाख जो होते हैं परजीवी को जो होता है 15 दिन के अंतराल में जो है 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार जो होता है फसल उत्पादन में अगर उपयोग करते हैं तो इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो होता है हम अगर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा को जो होता है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप के प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो है दूसरा कीट हमारे जिले में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है केसवम।
इस कीट का पहचान जो होती है, इसके लक्षण जो होते हैं, आप जान सकते हैं कि इसके जो लार्वा होते हैं, पत्ती जो धान की फसल है उसकी ऊपर की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और केज नुमा संरचना मतलब ट्यूब की नुमा संरचना जो होती है वो पत्तियों में लटकती रहती है। यह जो पानी जो होता है खेत का उसमें यह तैरते रहता है, तो यह इसकी मुख्य पहचान होती है। अब इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है किसान भाइयों, सर्वप्रथम जो होता है आप किसान रस्सी जो है दोनों मेढ़ों पर बांध कर जो है फसल के ऊपर से अगर रस्सी को हम चलाते हैं तो उससे जो है लार्वा जो होता है वह गिर जाता है पानी में। उसके प्रकार पानी को जो है आप बाहर निकाल दें और जो होता है रेत जो होती है 50 किलो रेत की मात्रा में जो होता है 5 किलो केरोसिन की मात्रा को जो आप मिलाकर जो है अगर खेत में भुरकाव करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से तो निश्चित रूप से यह कीट के नियंत्रण कर सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग की सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। कीट ग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब तीसरा जो कीट मुख्य रूप से हमारे धान की फसल में लगने वाला है वह जो होता है गाल मिर्च, जिसको गंगई भी वो हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है। और गंगई की कीट की पहचान जो होती है, यह कीट जो होता है मच्छर के समान जो होता है, छोटा छोटा और पीले रंग का होता है। यह आप देखोगे फसलों में उड़ता हुआ मिलेगा। इसके मैगट्स जो होते हैं, मैगट जो होते हैं मुख्य रूप से अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर माह तक जो है कीट धान की फसल में लगता है। और गंगई कीट का जो मैगट्स होता है, यह जो टीलर्स होते हैं जिसको कंसे हमारे किसानों के द्वारा बोला जाता है, वह सभी कंसों में जो होता है यह खुरच खुरच कर खाते हैं तने को या कंसे को, जिसके कारण जो होते पत्तियां जो होती हैं लंबी हो जाती हैं, ट्यूब नुमा संरचना हो जाती है और यह प्याज के पत्ते के समान दिखाई देने लगती हैं। यह इसकी पहचान होती है। इस कीट के भी नियंत्रण के लिए जो होता है आप फिप्रोनिल नामक दवा जो होती है 0.3 ग्राम की जो होती है उसकी 25 kg मात्रा को जो होता है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको भुरकाव करना होता है। या काटाप हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसकी भी 25 kg मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से जो होता है आप इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। नवरात्र में सूची जारी कर सनातनी होने का दिखावा कर रही कांग्रेस, अरुण साव का हमला। जनता सबक सिखाने के लिए पहले से तैयार, भ्रष्टाचारी नेताओं को टिकट देना जनता के साथ धोखा। टिकट मिलने के बाद दुर्ग की कुमारी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मां महामाया मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा हमारे सभी अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और सभी सीट जीतने योग्य। रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने राजनांदगांव आएंगे अमित शाह। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजनांदगांव में रमन सिंह ने मां शीतला मंदिर में की पूजा अर्चना। जन्मदिन के मौके पर मंदिर आए थे रमन सिंह का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, हमारे जीवन में फूलों का एक खास महत्व है। फूलों को प्यार, स्नेह और आस्था का प्रतीक माना जाता है। वैसे हर एक फूल की अपनी एक खास पहचान होती है। इन्हीं फूलों में से एक है रजनीगंधा का फूल, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये फूल कई दिनों तक ताजा रह सकता है। इसीलिए रजनीगंधा फूल की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है। तो आप फूलों के अच्छे उत्पादन के लिए इस फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर संचिता घोष से। किसान भाइयों, ये रजनीगंधा एक व्यावसायिक पुष्प है। इसको लगा के आप अच्छे आमदनी ले सकते हैं। अभी जो किसान भाई ये रजनीगंधा अपने खेत में लगा रखे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो अच्छे से निकाई गुड़ाई करें, क्योंकि निकाई गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सिंचाई देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाता है पौधा के पास। जो भी आप उर्वरक देते हैं वो अच्छा से पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ जितना भी आपके खेत में खरपतवार होता है वो बहुत अच्छे से नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खरपतवार में अंदर में छुपा रहता है और रात को और दिन में निकाल करके नुकसान पहुँचाता है फसल पे। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण करें, साथ ही साथ निकाई गुड़ाई कीजिए। खरपतवार वो पौधा है जो कि फसल के बढ़वार से प्रतिस्पर्धा करता है, जिस कारण फसल के उत्पादन में कमी आती है। फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए 3 से 4 बार हाथों से गुड़ाई करें। फसल के विकास के समय नाइट्रोजन 296 किलोग्राम यानी कि यूरिया 640 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से 1 महीना पहले डालें और बाकी की बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 1 महीने के फासले पर यानी कि अगस्त महीने तक डालें। खाद डालने के बाद फसल में सिंचाई अवश्य रूप से करें। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही अहम भूमिका रखता है, जो कि सिंचाई। अभी के समय में क्योंकि अभी बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक हफ्ते का अंतराल पर सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इसमें फूल का जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहता है। और अगर थोड़ा सा बारिश होता है तो मौसम अनुकूल आप लोग सिंचाई कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें रजनीगंधा में अगर कोई कीट का समस्या आता है तो उसमें आप लोग नीम तेल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। 5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। खेत में पानी की अधिक मात्रा होने से इसमें फफूंद रोग लग जाता है। इसके बचाव के लिए ब्रासिकाल दवा का छिड़काव करें। इसके पौधों पर कभी कभी बोट्रिटिस स्पॉट और ब्लाइट का प्रकोप हो जाता है, जो पौधों की पत्तियों पर हानि पहुंचाता है। थ्रिप्स कीट फूल की डंठल, पत्तों और फूलों को खाकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियन 0.1% 3 मिको प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी रजनीगंधा का पौधा लगा रखे है वो अपने मेड़ पे ज़रूर गेंदा फूल की रोपनी करें, क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि 1-2-3 साल के बाद रजनीगंधा के जो जड़ है उसमें गांठें बन जाते हैं। तो ये जो गेंदा की पौधा है, ये जो निमाटोड्स, ये गांठ क्यों बनता है? क्योंकि निमाटोड्स के लिए। तो ये निमाटोड्स को दूर भगाता है, क्योंकि ये रिपेलेंट की तरह काम करता है। इसलिए अपने मेड़ पे 4 से 5 पंक्ति जो है गेंदा की रोपनी करें, क्योंकि गेंदा की फूल से आपका अधिक आय भी आ सकता है। साथ ही साथ आपका जो निमाटोड का जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये आग्रह करूँगी कि आप लोग जो सड़ी गोबर की खाद है या फिर केचुआ की जो खाद है वो अपने खेत पे ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे पुष्प का जो है जो गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छा से मेंटेन रहता है। और ये बोलना चाहूँगी कि जब तुड़ाई का टाइम आएगा तो आप डंठल भी काट सकते हैं, और डंठल काटने के बाद वो बाज़ार में सीधे डंठल भी बेच सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को अगर जयमाला बनाना है, लड़ी बनाना है या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम जो है वो बनाना है, तो आप उसका जो इकाई जो पुष्प है वो डंठल से निकाल लीजिए और अपने अनुसार लड़ी बना करके भी उसको बाज़ार में बेच सकते हैं।
इसके पौधों पर लगभग 4 से 5 महीनों के अंतराल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके फूल की माला और गजरा बनाने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय तोड़ें। अगर आप इसके फूलों को दूर बाजार या अन्य स्थान पर भेजते हैं तो आप इसके लिए सबसे नीचे के फूलों को खिलने से पहले ही काट लें। स्पाइन की लंबाई अधिक होने पर बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए जमीन के नजदीक वाले फूलों को डंठल के साथ काटें। काटने के बाद पानी की भरी बाल्टी में इसे डाल दें। ये रजनीगंधा का जो डंठल है, ये डंठल अगर बाज़ार में बेच रहे हैं तो ये 10 से 12 दिन बहुत आराम से रह जाता है। इसको पानी में, इसको डंठल का नीचे भाग जो है वो थोड़ा सा तिरछा काट के और पानी में थोड़ा सा हल्का चीनी मिला करके अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लड़ी बनाते हैं वो आप अन्य डेकोरेटिव आइटम जो है बना करके वो 4 से 5 दिनों में आप लोग को बेचना है। जबकि डंठल पुष्प जो है वो काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छा से अगर पानी में आप लोग रखते हैं तो वो उसका गुणवत्ता मेंटेन रहता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पूरी तरह से तैयार, बीजेपी प्रदेश में बनाएगी सरकार। कांकेर में एक्शन में जिला निर्वाचन विभाग बिना अनुमति के खोले गए बीजेपी कार्यालय को हटाया। मतदान केंद्र से महज 70 मीटर की दूरी पर था कार्यालय। आचार संहिता लागू होते ही सख्त हुआ जिला निर्वाचन विभाग। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान कार से मिले 93 लाख रुपए के गहने, दूसरी कार से 5,63,000 रुपए बरामद। ड्राइवर नहीं दे पाया रुपए और आभूषण का हिसाब। धमतरी में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मृतक से आरोपियों का जमीन को लेकर था विवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगले। अपने राज्य में किसान डेयरी व्यवसाय अपनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन पशुपालक साल भर अपने पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं खिला पाते हैं। इसी के साथ कई पशुपालक दाना बाजार से खरीदकर पशुओं के लिए आहार की पूर्ति करते हैं, जो काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आप कैसे उगाएं अजोला और किस प्रकार से पशुओं को खिलाएं, इस बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ LN वर्मा से। पशुपालन में चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गियां हो, खरगोश हो, बटेर पालन हो, इनमें आहार के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। और आहार में इस समय सभी पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से इनको पूरक आहार के रूप में पोषक तत्व अलग से दिए जाते हैं, जिनमें एक अजोला हरा चारा है। अजोला को पशुओं को खिलाकर पूरक आहार के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। अजोला सूखे के आधार पर अजोला में 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 10 से 15% खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है, 7 से 10% एमिनो एसिड्स की मात्रा पाई जाती है, 2% विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है और सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। अजोला उत्पादन तकनीक के लिए कच्ची और पक्की दोनों तरह की कैरी किसान भाई अपने घर पे बना सकते हैं। पक्की कैरी का निर्माण 1 फीट ऊंचा और ज़मीन के ऊपर होता है, उसमें जल निकास आसानी से हो जाता है। इसकी जो आदर्श साइज है वो 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी होती है। पशुपालक भाई अगर अपने बगीचों में भी लगाना चाहते हैं
तो उसमें आधा फीट गहराई पर प्लास्टिक की सीट बिछाकर एजोला की क्यारी का निर्माण कर सकते हैं। इसमें वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यारी को बनाते समय ध्यान दें कि 35 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाए। अगर इस तरह का होता है तो आप 50% ग्रीन नेट शेड का आप उपयोग कर सकते हैं, या आप बगीचों के अंदर जहाँ छायादार स्थान पर भी आप लगा सकते हैं। तो 35 डिग्री के ऊपर तापमान जाते ही एजोला जलने लगता है, तो आप इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जब क्यारी का निर्माण हो जाता है तो पेंदे में 2 इंच तक मिट्टी बिछाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी हो और नमी की जगह की नहीं हो, जहाँ पर एल्गी नहीं हो, इस तरह की मिट्टी काम में ली जाती है। उसको 8 से 10 इंच क्यारी को पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के बाद में उस क्यारी में 10 से 15 किलो ताज़ा गोबर का घोल बनाते हैं और घोल उस क्यारी में डाल देते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। इसके बाद 2 किलो अजोला बीज की आवश्यकता होती है, जो कि आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर और जहाँ पर आपके इनोवेटिव किसानों ने जो अजोला की क्यारियाँ लगाई गई हो, वहाँ से आप 2 किलो बीज खरीद ले। और एक क्यारी के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। वो बीज आप क्यारी पर डाल दें और क्यारी में डालने के बाद में आप उससे हाथ से थपकी लगाकर उसको जड़ों को नीचे करें। इस प्रकार से आपकी क्यारी तैयार है और 15 से 20 दिन में आपकी पूरी क्यारी अजोला से भर जाएगी। इसके बाद आप 20-22 दिन बाद से 1 से 2 किलो अजोला आप रोजाना का निकाल सकते हैं। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए, ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए, ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। अजोला एक फर्न होती है जो हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। पशुओं को, गाय और भैंस को प्रतिदिन खिलाने के लिए 1 से 2 किलो अजोला की आवश्यकता होती है। भेड़ बकरी को 500 ग्राम तक रोजाना का दिया जाता है और खरगोश और मुर्गियों को रोजाना का प्रति नंग 100 ग्राम के आसपास दिया जाता है। प्रति पशु गाय और भैंस को अजोला खिलाने पर 20% दूध उत्पादन में बढ़ोतरी पाई जाती है, देखी भी गई है। बांझपन में सुधार होता है, पाइका रोग में सुधार होता है और मुर्गियों में अंडा उत्पादन में वृद्धि होती है, मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। और भेड़ बकरियों में जहां हरा चारा नहीं मिल पाता है तो उनमें विटामिन्स और सभी तरह के पोषक तत्व उनको प्राप्त होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा, जिला जबलपुर के कृषक जितेंद्र कुमार ने। ये लाल रंग कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो अभी आप इस समय मार्च में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पम्पकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट, इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में।
ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार ज़रूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। उससे फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। बीजेपी नेता चंद्रशेखर के